अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है और इनमें से एक बहुत बड़ी नेमत समात है। सुनने की सलाहियत ही बच्चे को बोलना, सीखना, दूसरों से रब्ता करना और दुनिया को समझना सिखाती है। लेकिन बाज़ बच्चे पैदाइश ही से समात की कमी या मुकम्मल बहरेपन का शिकार होते हैं। अफसोस की बात यह है कि बहुत से वालिदैन इस मसले को देर से पहचानते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ज़बान सीखने, तालीम, ज़हनी और समाजी नशोनुमा मुतासर हो सकती है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि अगर पैदाइशी समात की कमी की बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो जदीद तिब्बी सहूलियात, समाती आलात और बरवक्त बहाली के ज़रिए बच्चे की ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी लाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि पैदाइशी कमी क्यों होती है, इसकी अलामात क्या हैं, तशख़ीस कैसे होती है और वालिदैन अपने बच्चों को बरवक्त कैसे तशख़ीस करवा के सही इक़दामात ले सकते हैं। और इन तमाम अहम नुकात पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल हुसैन उदयपुर। ही इज़ सर्विंग एज हेड ऑफ ENT डिपार्टमेंट इन बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस कराची। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे कि ये पैदाइशी बहरापन क्या होता है और ये न्यू बॉर्न बच्चों के अंदर कितना कॉमन है हमारे पाकिस्तान के अंदर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम में आने का और हमारे तासुरात बयान करने का। और आपका प्रोग्राम मैंने काफ़ी चैनल में आपका देखा है, काफ़ी प्रोग्राम देखे, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हैं और आपके टॉपिक भी बड़े यूनिक होते हैं। और आज का टॉपिक भी माशाल्लाह से आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक किया है। पैदाइशी बहरापन जो कि आज आपका टॉपिक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि बहरापन क्या और फिर हम स्पेसिफिकली जो है वो बात करेंगे पैदाइशी बहरापन पे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मतलब अनफॉर्चुनेटली कह लें कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे जो बहरापन या डेफनेस को लोग बहुत इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको मतलब ये नहीं समझते कि ये भी कोई मसला हो सकता है और वैसे ही चलाते रहते हैं। वो कहते हैं जी ये हो गया, ऐसे ही हो गया, कम सुनाई दे रहा है ये। अगर मैं आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बताऊं, WHO के अभी रिसेंट स्टैटिस्टिक्स के ग्लोबली तकरीबन 1.5 अरब लोग हैं दुनिया में जो बहरापन का शिकार हैं, जिसमें हर तरह का बहरापन है, जो मामूली भी से लेकर मैक्सिमम बिल्कुल ना सुनने तक के है। और 1.5 अरब का मतलब तकरीबन समझ ले कि हर 5 में से एक बिल्कुल, ये तो बड़ा बंदा, इतना शॉकिंग ये मतलब स्टैट सही है। और इसमें से तकरीबन जो ऐसा बहरापन जो कि बिल्कुल डिसेबल कर देता है, उनकी तादाद भी तकरीबन 44-45 करोड़ के करीब है पूरी दुनिया में। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का तो हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है कि एग्जैक्ट कितना ये कॉमन है हमारे मुल्क में, लेकिन ज़ाहिर है हम तो रिलाई करते हैं वही इंटरनेशनल जो स्टैटिस्टिक्स है उस पर। और ये जिस तरह से मैं बताया कि तकरीबन 44-45 करोड़ जो वो हैं जो कि बहुत ही डिसेबलिंग जो डेफनेस की रेंज में आ रहे हैं, और इसमें तकरीबन 10% यानी 3.5-4 करोड़ के करीब जो हैं वो बच्चे हैं इसमें। ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो हैं WHO की। और अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम बात करें तो अगर 2050 में उन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स बताए हैं कि ये जो 1.5 अरब है ये 2.5 अरब तक पहुंच जाएगा, और ये जो 44 करोड़ है ये 70 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये फिगर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो पहला तो मेरा यही मैसेज आम लोगों को है कि कान के हवाले के समात, जैसा भी आपने बताया कि समात तो एक अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है और हमारे 5 सेंसेस में से एक सेंस है ये। तो इसकी कदर करें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले जितना जल्द हो उसकी कंसल्टेशन, मेडिकल कंसल्टेशन कर लें, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंटेबल है तो वो रोकी जा सकती है।
अब आ जाते हैं हम आपका जो आज का असल टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि और जो लोग इग्नोर करते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं, पैदाइशी बहरापन। पैदाइशी बहरापन समझ लें कि वो बच्चे जो पैदा ही बहरेपन के साथ होते हैं, या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है वो कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि पैदा तो नॉर्मल हुए लेकिन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है वो उनको उनकी समाज जो है वो ज़ाय हो गई किसी भी वजह से। उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं जो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब आपने एक दूसरा सवाल ये पूछा कि जी कितना कॉमन है ये। अगेन जैसे बताया कि डेफनेस जितना कॉमन है तो ये पैदाइशी कॉन्जेनिटल बहरापन भी बहुत कॉमन है हमारी। इसमें भी अगर हम वही WHO के स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो तकरीबन समझ हर 1000 नॉर्मल बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें से 1 से लेकर 3 बच्चे पैदाइशी बहरापन का शिकार हो सकते हैं। और ये ज़ाहिर स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन के अंदर डिफरेंट हैं, कुछ जगहों पे कम है, कुछ जगहों पे ज़्यादा है। और अगेन हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स तो नहीं हैं कि एग्जैक्ट हम बता सकें कि कितना हमारे मुल्क में कितना कॉमन है, लेकिन ये जो हमारी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है ये। अच्छा, ये जो जैसे हमने कहा कि ये समात की कमी पैदाइशी भी होती है और पैदाइश होने के फौरन बाद भी डेवलप हो सकती है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, पैदाइश सबसे पहले तो बात करें कि पैदाइश से पैदा ही बहरेपन के साथ हो, उसके भी अगेन बहुत सारे रीज़न हैं। उसको अगर हम यूँ कहें लें कि तकरीबन 50% लोग में जो कॉज होता है पैदाइशी बहरापन का वो जेनेटिक कॉज होता है। अच्छा, यानी मौरूसी जो है वो होता है। बाकी 50% में इसमें वो अवामिल हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ के साथ अगर होते हैं तो जिसकी वजह से बच्चे में पैदाइशी नुक्स हो सकता है बहरेपन का। अच्छा, जेनेटिक जैसे मैंने बताया कि सबसे कॉमन है, मौरूसी रीज़न है, और ये उन लोगों में ख़ास तौर पे होता है इसमें कि ये अक्सर कहते हैं जी माँ भी नॉर्मल है, बाप भी नॉर्मल है, लेकिन बच्चा जो है वो तो ये अक्सर ये सवाल आता है कि जी हमारे बच्चे को ये कैसे हो गया। तो बात ये है कि ये जो जेनेटिक कॉज होता है इसमें रेसेसिव जीन्स होती हैं। मतलब है कि वो माँ बाप में जीन फॉल्ट तो मौजूद होता है लेकिन वो जाहिर नहीं होता, वो पीछे से चला आ रहा है, वो ख़ानदानी चला आ रहा है। अब जब ये आपस में एक ही ख़ानदान के अगर लोगों में आपस में शादी होती है तो ये बच्चों के अंदर जो चांस होता है जेनेटिक कॉन्जेनिटल डेफनेस का वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे कॉमन तो रीज़न यही। और इसमें जेनेटिक में भी कोई एक रीज़न नहीं, बहुत सारी जीन्स हैं अलग अलग। अब तो इतनी रिसर्च इस पे हो रही है, बेशुमार जीन्स हैं जो कि ये इसकी म्यूटेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी होती है जो सिंड्रोमल होती है कि वो दूसरी पैदाइशी नुक्स के साथ एसोसिएटेड भी हो सकती है, और कुछ लोगों में बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती है, सिर्फ और सिर्फ बहरापन जो है ना वो होता है। अच्छा, अब अगर हम आ जाएं इसके दूसरे कॉजेज़ पे जो नॉन जेनेटिक कॉज हैं, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट उसको भी अगर हम क्लासिफाई करें तो वो अवामिल हैं कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकते हैं, वो अवामिल हो सकते हैं जो ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकते हैं, और वो अवामिल जो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो है वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब सबसे पहले तो आ जाएं हम कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ को पे क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कॉन्जेनिटल डेफनेस हो सकती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पीरियड होता है जो कि हर मौरूसी या कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटी के लिए कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जो बच्चे के जो सारे ऑर्गन्स बन रहे हैं वो समझ लें कि शुरू के 3 महीनों के अंदर वो कंप्लीट बन जाते हैं। उसके बाद तो बच्चा सिर्फ बड़ा होता है साइज में। तो जो पैदाइशी नुक्स डेवलप उस टाइम पे हो गया वो अब उसके साथ रहेगा, सारी ज़िंदगी रहेगा। सही। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इस पर ख़ास तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये वायरल इन्फेक्शन है। अगर ड्यूरिंग वो जो माँ को अगर वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसके अंदर रुबेला जो जर्मन मीज़ल्स हैं, मीज़ल्स है, ठीक है, मम्स है,
साइटोमेगालो वायरस हैं, बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, कि जो कि पैदाइशी नुक्स पैदा कर सकते हैं, बहरापन भी और अदर जो है कॉन्जेनिटल नुक्स भी पैदा कर सकते हैं इसके अंदर। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें माँ ने ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हैं जिसकी वजह से पैदाइशी नुक्स आ सकता है, जैसे कुछ दवाओं का अद्वियात हैं जो कि साइटोटॉक्सिक भी हो सकती हैं, या जो कॉन्जेनिटल जो है डेफनेस पैदा कर सकती हैं, तो दवाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये भी बड़ा कॉमन है कि जो सेल्फ मेडिकेशन होता है, सेल्फ मेडिकेशन ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी में भी फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में कोई भी मेडिसिन अपनी मर्ज़ी से ना लें। ये सबसे मैसेज है कि अपनी मर्ज़ी से ना लें, चाहे वो थोड़ा सा मर्ज़ छोटा सा मर्ज़ी क्यों ना हो, उसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, मुस्तनिद डॉक्टर के पास, और वो जो दवाएं तजवीज़ करे उसे बताएं। और ये भी हमारे बड़ा कॉमन प्रैक्टिस में हमने देखा है कि माएँ बड़ा शर्माती है बताते हुए कि जी हम प्रेग्नेंट हैं, बताती नहीं है कि आपने दवाई डॉक्टर को तो इल्हाम नहीं हो रहा कि आप प्रेगनेंसी है, और शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा होता, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, खास तौर पे शुरू के 3 महीनों में। तो ये खास तौर पे सारी माओं के लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाएं तो उनको ज़रूर ये बताएं कि जी हमें प्रेगनेंसी है, कौन सा मंथ है हमारा, ताकि डॉक्टर उसी हिसाब से उसको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करे। अच्छा, फिर और कॉजेज़ के अंदर अगर आ जाएं तो रेडिएशन, शुआएं, एक्सरे, बाज़ ख़वातीन होती हैं जो कि यही डॉक्टर को बताया ही नहीं, या इवन ऐसा भी होता है शुरू में अर्ली प्रेगनेंसी में माँ को खुद नहीं पता और किसी भी वजह से कुछ हो गया, कोई एक्सरे करवाना पड़ गया, डॉक्टर ने एक्सरे लिख दिया, या कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाए। अच्छा, तो ये भी तो रेडिएशन का एक्सपोजर ख़ास तौर पे अर्ली 3 मंथ में, और इवन रेडिएशन तो समझ लें कि पूरी प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं। फिर जो है इसके अलावा और ट्रॉमा हो सकता है, कोई किसी वजह से गिर गए, कोई चोट लग गई, उसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है, तो उसकी वजह से पैदाइशी बहरापन हो सकता है। तो ये सारे अवामिल तो वो हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाएं ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से अफेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा है तो नॉर्मल, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि जिसकी वजह से वो बहरापन उसको हो गया। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को ऑक्सीजन ना मिले, इसलिए कि बच्चा अगर पैदाइश के फ़ौरन बाद रोता नहीं है, ऑक्सीजनेशन उसको प्रॉपर नहीं मिलती है, हाइपोक्सिया होता है, ब्रेन हाइपोक्सिया अगर ख़ास तौर पे हो जाए तो वो बच्चों के लिए बड़ा ही ख़तरनाक हो सकता है, जो कि दिमागी अमराज दूसरे भी प्रोड्यूस कर सकता है, और ख़ास तौर पे जो बहरापन है वो भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे यहाँ बड़ा कॉमन रिवाज है कि जी घर पे डिलीवरी होना, दाइयों से डिलीवरी होना, और उसके अंदर बहुत दफ़ा ट्रॉमा, बिल्कुल बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है कान से, बिल्कुल, तो वो ट्रॉमेटिक कॉजेज़, जोर आजमाई होती है डिलीवरी में, जो कि ट्रेंड प्रॉपरली नहीं होते डॉक्टर्स। तो ये भी एक रीज़न है कि जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो पैदाइश बहरापन हो सकता है उसको। अच्छा, अब आ जाएं कि पैदाइश के बाद या इमीडिएटली जो शुरू का जो पीरियड है उसके अंदर अगेन जो है सबसे एक तो कॉमन जो आईएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है, बच्चे को जॉन्डिस जो हो जाता है। अगर ये जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये दिमाग को क्रॉस करता है और ये भी पैदाइशी बहरापन का कॉज बन सकता है। ये बहुत अहम बात है क्योंकि लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, अपने धूप में बिठा दो, बच्चे को धूप में रखो, अस्पताल लेके ही नहीं जाओ, बिल्कुल, और ये खुद सही हो जाएगा। हाँ, वो ये कहते हैं ठीक है, पैदाइशी जॉन्डिस बच्चों को फौरन बर्थ के बाद जॉन्डिस होता है, लेकिन वो एक लिमिट तक अगर होता है, अगर वो एक लिमिट से बढ़ जाता है तो वो नुकसानदेह होता है, जो कि ये प्रॉब्लम कर सकता है। फिर इसके अलावा बहुत सारे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएं, अगर ख़ास तौर पे कानों के इन्फेक्शन, जो कि हमारे यहाँ सबसे कॉमन रीज़न जो है बच्चों के अंदर बहरेपन का अर्ली एज के अंदर
कानों के इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, कान बहना शुरू हो जाते हैं। इसका भी रीज़न जो सबसे कॉमन है कि अक्सर जो माएँ हैं वो जो गलती करती हैं वो बच्चों को लिटा के दूध पिलाती हैं। तो लिटा के दूध पिलाने से ज़ाहिर है हमारा जो बच्चा है लेट के जब दूध पीता है तो स्टेशन ट्यूब जो कि हमारे नाक और कान के बीच में एक ट्यूब होती है वो उसके थ्रू दूध कानों में चला जाता है और ज़ाहिर है दूध के साथ इन्फेक्शन भी है, जरासीम भी हैं, वो भी आपके कान में पहुंच जाते हैं। और सबसे कॉमन जो रीज़न है ये बच्चों में ओटाइटिस मीडिया का वो यही है। और फिर जाहिर है कि वो इग्नोर होता है, पर्दा डैमेज हो जाता है, फिर वो हेयरिंग लॉस करता है। और इग्नोर होने की वजह से जैसे कि आपने शुरू में बताया कि बच्चों में अगर ये इग्नोर होता है तो सिर्फ बहरेपन तक लिमिट नहीं रहता, बल्कि ये और प्रॉब्लम करता है। स्पीच डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा उसकी अफेक्टेड होती है। स्पीच डेवलपमेंट जब नहीं होती तो उसकी स्कूलिंग में अफेक्ट होता है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होना शुरू हो जाती है बच्चे को फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को दूसरे बच्चों से इंफीरियर समझता है कि जी मेरे में कमी हो गई है, मैं दूसरों से कम हूँ। तो वो जब बड़ा होता है तो वो उसके जो साइकिल है और उसके असरात जो है वो बड़े दूर रस से वो जो कि सिर्फ सुनाई तक महदूद नहीं रहते बल्कि वो जिस्म के बॉडी के हर हिस्से को वो अफेक्ट कर लेते हैं वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी मिथ कॉमन है हमारे यहाँ कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में माँ ने खड़े होकर काम कर लिया, छुरी से कुछ काट लिया तो उसकी वजह से भी कान डेवलप नहीं होंगे या बहरापन। तो इस मिथ को भी ना थोड़ा सा स्टार्ट में ही क्लियर कर चलें। देखिए असल में जो मसला जैसे मैं बताया पहले रेडिएशन का मसला है, एक्सपोजर रेडिएशन। जब सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है तो उसमें कुछ रेडिएशन ऐसी होती हैं जो नॉर्मली हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब ये चांद ग्रहण या के साथ वो रेडिएशन हमारे ज़मीन तक पहुंच सकती है तो वो रेडिएशन डेफिनेटली अफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल। लेकिन बाकी ये जो मिथ्स हैं कि जी छुरी से ये हो गया और ये इसने नज़र लगा दी और ये, तो वो तो ज़ाहिर है मेडिकल साइंस तो उसको प्रूव नहीं कर सकी, आज तक प्रूव नहीं हो सका। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बच्चे प्री टर्म या कम वजन के साथ पैदा होते हैं, प्री मेच्योर पैदा होते हैं, क्या उनके अंदर ये मसाइल? बिल्कुल, ये भी आपने बड़ा ज़बरदस्त अच्छा सवाल किया है कि ये भी एक बहुत रीज़न है कि जैसे मैं बताया ना कि पैदाइशी बच्चों में कॉमन है। और ये अगर फिगर हम ये देते हैं जो प्री मेच्योर बच्चे हो जाते हैं और जिनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ जाए तो उनमें जो इनका फिगर्स हैं ये बहुत ज़्यादा है। यानी इवन अगर यही WHO के स्टैटिस्टिक्स हैं तो तकरीबन जो हमने बताया था कि हर 1000 बर्थ में से जो नॉर्मल बच्चों में 1 से 3% है, तो प्री मेच्योर के अंदर ये फिगर 6 से 7 बच्चों तक पहुंच जाता है। यानी इतने टाइम डबल से भी कई गुना ये बढ़ जाता है। और अगेन बच्चों में जो प्रीमेच्योर होते हैं उनके अंदर जो एक बड़ा रीज़न हाइपोक्सिया है, कान उनका पूरा डेवलप नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, यानी उनमें कॉमन है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे कहा कि माएँ बच्चों को सीधा लिटा के दूध पिलाती हैं, तो उसका भी थोड़ा बता दें जो ख़वातीनें में देख रही हैं, किस एंगल पे बच्चे को रखें कि उसके कान तक नहीं जाए? हमेशा देखें, बच्चे को ज़ाहिर बिठा के तो दूध पिला नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बच्चे को लिटा के भी ना पिलाएं, उसको इंक्लाइन 45 डिग्री पे कम से कम इतना सर होना चाहिए, सर उसका ऊपर होना चाहिए और बाकी बॉडी उसकी नीचे होनी चाहिए। चाहे वो मदर फीड पे है या चाहे वो बॉटल फीड पे है। बॉटल फीड पे तो आप और पॉसिबल है कि आप बच्चे को और बिठा के भी उसको करवा सकते हैं। तो जितना कोशिश करें कि जितना उसका सर ऊंचा हो बाकी बॉडी से, वो उसके लिए बच्चे के लिए इतना अच्छा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि माएँ भी इतनी थकी हुई होती हैं, रात में जब वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं, वो सीधा लिटा के खुद सो जाती हैं। तो उसकी वजह से ये चीज़ बहुत कॉमन होती है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो छोटे से बच्चा है, ना वो बोल सकता है ना वो अपनी तकलीफ बता सकता है, तो डॉक्टर्स या माँ बाप कैसे अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्चे के कान में कोई मसला आ रहा है या कुछ है, क्योंकि बच्चा तो नहीं बोल सकता। बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए ये भी सबसे ज़्यादा इसमें ख़ास तौर पे माँ बाप को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस असल में जो पैदाइशी बहरापन का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना, वो यही है कि माँ बाप को
पता चल जाना चाहिए बहुत अर्ली एज के अंदर कि जी हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये सुन नहीं रहा है। ठीक है, जैसे इवन अगर पैदाइशी बच्चा अगर चंद दिनों का या इवन चंद हफ्तों का है, अगर बहुत ज़्यादा शोर कोई चीज़ होती है, मिसाल के तौर पे बच्चा सो रहा है और कोई बर्तन गिर गया, ज़ोर से उसकी एक आवाज़ पैदा हुई, तो बच्चे को चौंकना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये नॉर्मल है। बच्चा अगर नॉर्मल उसकी हेयरिंग है तो वो बच्चा रिएक्ट करेगा उस पे सो पे। और ये बहुत अर्ली एज के अंदर, इवन जो बहुत छोटा बच्चा भी होता है वो भी अगर एकदम सडन कोई शोर हो तो वो उस पे एकदम से नींद में से वो जाग जाएगा, या अगर वो खेल रहा है और सडन कोई होगा तो वो उस पे एक चौंकने का रिएक्शन देगा। फिर थोड़ा सा अगर और बड़ा हो जाए, फर्ज कर लो कि अगर 3 महीने तक का हो जाए, तो वो अपनी आँखों से उस शोर की तरफ उसको देखने का कोशिश करता है। और बहुत बड़ा हो जाता है। इवन अगर जैसे 3 महीने का बच्चा जो है वो अपनी माँ की आवाज़ पहचान सकता है। अगर माँ उसको अगर आवाज़ देगी तो वो पहचान लेगा कि ये मेरी माँ की आवाज़ है, और माँ को पता चलना चाहिए कि ये आवाज़ पहचान रहा है मेरी। और बड़ा बच्चा हो जाए, 6 महीने तक का अगर बच्चा हो जाए, तो उसके बाद उसको उस आवाज़ की तरफ घूम के देखना चाहिए। अच्छा। अगर वो खेल रहा है और कोई सडन नॉइज़ होता है, या आप उसको आवाज़ देते हैं या उसका नाम पुकारते हैं, तो 6 महीने से बड़े बच्चे को उस आवाज़ की तरफ घूम के देखना चाहिए। अच्छा। ठीक है, और माँ ही सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है कि जिसको सबसे पहले पता चल जाता है कि जी मेरा बच्चा को मसला है, वो सुन नहीं रहा। और इवन हमारी मेडिकल के अंदर ये बड़ा कॉमन है कि अगर ये कोई भी माँ आके ये कहती है डॉक्टर को कि जी मेरा बच्चा सुन नहीं रहा, तो उसको आप उस वक्त तक माने कि जब तक वो प्रूव ना हो कि हाँ वो वाकई बच्चा सुन रहा है। तो उसको हमेशा माँ की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर माँ को लग रहा है कि उसका बच्चा उसको उसकी जो नॉर्मल चीज़ें जो नॉर्मल बच्चा रिएक्ट करता है वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ है और उस बच्चे को फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा आजकल कॉमन रूल है कि बच्चों के 136 का 136 का रूल ये है कि हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए पैदाइश के वक्त, और 1 महीने से पहले उस बच्चे की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए कि वो बच्चा नॉर्मल सुन रहा है या नहीं सुन रहा। 3 महीने से पहले डायग्नोज हो जाना चाहिए कि हाँ ये बच्चे को पैदाइशी बहरापन है या कोई और ऐसा बहरापन है जो पैदाइश के बाद हुआ है, और 6 महीने से पहले उसकी ट्रीटमेंट हो जानी चाहिए। इसलिए कि 6 महीने का पीरियड सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पे जब ट्रीटमेंट होती है तो बच्चे के लैंग्वेज प्रॉब्लम्स रहते हैं, बात है। इसलिए कि उसके बाद बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाती है। और अगर वो बाद में ट्रीटमेंट करवा भी ली लेकिन उसकी बच्चे की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो पूरी ठीक नहीं हो पाती है। ओके, तो अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि जो बच्चे समाज से महरूम है या सुन नहीं सकते, तो क्या वो रोते भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही हैं, या मतलब जैसे कि टाइमली रो रहा है बच्चा? नहीं, रोता तो बच्चा नॉर्मल है रोने में, इसलिए कि उसकी आवाज़ मतलब है, तो आवाज़ का जो प्रोडक्शन है, उसकी रोने का सिस्टम है वो तो ठीक है। ना सुनने का ताल्लुक रोने से नहीं है, उसकी आवाज़ उसका ताल्लुक सिर्फ बोलने से है। रोना जो है वो बोलने की उसमें मतलब उससे वो तो हर बच्चा इवन पैदाइश पे जैसे पैदा होता है वो रोना शुरू कर देता है, हर बच्चा रोता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो स्क्रीनिंग जैसे आपने कही कि करानी चाहिए, तो इसमें क्या होता है, कौन से टेस्ट होते हैं, कोई तकलीफ दे अमल होता है या कोई किस तरह की जाती है? चलें, अब ये भी अब तो ये इंटरनेशनल ये रिकमेंडेशन है कि हर बच्चे की पैदाइश के वक्त इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हेयरिंग की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम मेडिकल टर्म में ऑटोअकूस्टिक इमिशन कहते हैं। ये एक बहुत ही समझ लें कि आसान सा एक टेस्ट है, चंद मिनट इस टेस्ट में लगते हैं करने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई तकलीफ दे अमल नहीं है और पैदा हुए बच्चे पे ये टेस्ट हो सकता है। और इस टेस्ट से ये समझ लें कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये डेफिनेट डायग्नोसिस नहीं बताता। अगर ये टेस्ट नॉर्मल आता है तब इसका मतलब है कि बच्चे की हेयरिंग
तो नॉर्मल है, वो तो स्क्रीनिंग पे पास हो गया। लेकिन अगर ये टेस्ट फर्स्ट करने के नॉर्मल नहीं आता, नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को अब दोनों चांस है, हो सकता है कि बच्चा नॉर्मल भी हो तब भी ये टेस्ट नेगेटिव आ गया है, या बच्चे को प्रॉब्लम है। अगर ये स्क्रीनिंग नेगेटिव आती है तो फिर इसके आगे कुछ मजीद टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, जो कि करवाने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं कि बच्चों को पैदाइश के बाद, तो क्या ये स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में फॉलो होते हैं? नॉट एवरीवेयर, हर जगह नहीं होते हैं। बहुत अच्छे सेंटर्स में जहाँ पे हैं वहाँ पे ये तो हो रहा है, लेकिन हर सेंटर्स में अनफॉर्चुनेटली कह लें तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर पॉलिसी मेकिंग हो और पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए इस पे, बिल्कुल, कि ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसके बाद उसको जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो एक मैंडेटरी चीज़ है कि बच्चे को ऊपर से नीचे तक एक एग्जामिन करते हैं कि भाई कोई नुक्स, पैदाइशी नुक्स बाज़ाहिर नज़र तो नहीं आ रहा। तो वो जिस तरह से मैंडेटरी है, इस तरह से ये हेरिंग स्क्रीनिंग जो है वो एक मैंडेटरी टेस्ट होना चाहिए हर बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर पैदाइश। अच्छा, जैसे लोग सुन रहे हैं हमें नाज़रीन जो हमारे, और वो अगर वो करवाना चाहते हैं, जैसे डिलीवरी हुई उनके अस्पताल में नहीं हुआ, तो वो किस डॉक्टर के पास जाएं अपने नवज़ायदा बच्चे को लेके कि उसकी टेस्ट हो सके, स्क्रीनिंग करवाई जा सके? ये आजकल तो ये किसी भी ईएनटी के डॉक्टर को, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट को वो दिखा दें अपने बच्चे को, और ज़ाहिर ये जो टेस्ट करते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट जो स्पेसिफिकली वो जो काम होते हैं, जो कि समाज के टेस्ट जो करते हैं, ये भी डॉक्टर है, ये भी एक अलग फील्ड है। अच्छा, ठीक है। तो फिर वो अगर ईएनटी डॉक्टर अगर ये समझता है कि जी इसको अब टेस्ट की ज़रूरत है, स्क्रीनिंग टेस्ट की ज़रूरत है, या आगे के कुछ टेस्ट करने हैं उसकी ज़रूरत है, तो वो फिर वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास वो टेस्ट के लिए भेज सकता है उसको। अच्छा, अब जैसे अगर टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव आया है कि मतलब वाकई कोई गड़बड़ है, तो फिर आगे पेरेंट्स का क्या स्टेप होना चाहिए इस चीज़ के लिए? अच्छा, इसमें जैसे मैं बताया कि अब ये नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि अब दोनों पॉसिबिलिटी है कि गड़बड़ के चांस हो भी सकते हैं। हो सकता है ये टेस्ट ना आया, बाज़ बच्चे ड्यूरिंग टेस्ट करते वक्त अगर हिल रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम ऐसा हुआ है जिसकी वजह से टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, तो उसके लिए फिर हम एक और आगे मज़ीद टेस्ट होता है वो करते हैं, जिसको हम कहते हैं ABR, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, या ASSR जो है वो उसी का एक दूसरा वर्जन है। वो 2 टेस्ट होते हैं, उनमें से कोई भी एक टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं। अच्छा, ये बेरा टेस्ट, ये वही बेरा टेस्ट जो है बेरा और ABR। बेरा का मतलब है ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, और ABR का मतलब है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। दोनों एक ही तरह के टेस्ट हैं, और इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा दूं कि ये बेरा टेस्ट क्या होता है, तो बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट है जिस तरह से ECG होता है। ECG में ख्याल है आजकल हर एक को पता है कैसे होता है कि कुछ तारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे लगाई जाती हैं, इसी तरह से ABR के लिए कुछ तारे सर पे और जिस्म के दूसरे हिस्सों पे लगाई जाती हैं, और जो है ये टेस्ट हो जाता है। कोई इसमें कोई पेनफुल टेस्ट नहीं है, ये आसान टेस्ट है। नींद में ये सब किया जाता है। हाँ, इसके लिए बस सिर्फ ज़रूरी है कि बच्चा जो है वो सो रहा हो, इसलिए कि बच्चा अगर हिलेगा तो फिर ये टेस्ट, इसलिए कि ये इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स मेजर कर रहे हैं ना, तो बच्चा जब अगर जाग रहा होता है या बोल रहा होता है या शोर कर रहा होता है तो फिर ये टेस्ट जो है वो सही नहीं होता। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का सोना इम्पॉर्टेंट होता है। तो आमतौर पे जब ये टेस्ट करते हैं तो बच्चे को नींद की दवाई दे दी जाती है, जो कि थोड़ी देर के लिए, चंद घंटों के लिए बच्चा सो जाता है। और ये 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची का खुद करवाया है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत छोटा सा टेस्ट है और बहुत जल्दी हो जाता है ये। अच्छा, अब इसका क्या, अब आइडेंटिफाई भी हो गया कि भाई बच्चे के अंदर कोई हेयरिंग मसला आ रहा है, तो क्या ये इसका कोई इलाज मौजूद है? बिल्कुल। अगेन अब इसमें जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि अब डेफनेस की डिफरेंट लेवल हैं, ठीक है। अब टेक्निकल डिटेल्स तो ज़ाहिर है आम नाज़रीन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कि जिसको हम डेफनेस को क्लासिफाई करते हैं मुख्तलिफ दर्जों के अंदर, कि सिवियरिटी के हिसाब से वो डेफनेस कितनी है। डेफनेस जो है वो माइल्ड भी हो सकती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट सिवियर हो सकती है,
और सिवियर हो सकती है, प्रोफाउंडली डेफ हो सकता है, यानी टोटली डेफ। तो इसकी कैटेगरीज हैं ये सारी। अब अगेन इनका इलाज डिपेंड करता है कि ये पैदाइशी बहरापन किस लेवल का है, ठीक है। कुछ बच्चों को ये टोटल डेफनेस नहीं होती, सुनाई कम होती है, बच्चा सुन रहा होता है, ठीक है, और कुछ में ऐसे होती है कि टोटल डेफनेस है। इवन कुछ बच्चों में ये भी हो सकता है कि एक कान बिल्कुल नॉर्मल हो और एक कान टोटली डेफ हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा बच्चा है कि एक कान बिल्कुल नॉर्मल है और एक कान टोटली डेफ है, तो वो बच्चा आमतौर पे उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। वो जो कि दूसरे का अल्लाह ने हर चीज़ का एक बिल्कुल एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो वो एक कान पे भी जो है वो नॉर्मल डेवलपमेंट उसकी हो सकती है। लेकिन अगर दोनों कान अफेक्टेड होते हैं तो फिर ज़ाहिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब इलाज के लिए आ जाए तो अगेन ये डिपेंड करता है कि ये किस लेवल की है। अगर ये कम है, माइल्ड टू मॉडरेट है, या मॉडरेटली सीवियर भी है, सुन रहा है बच्चा, तो फिर इसके अंदर हेयरिंग एड का ऑप्शन है। हेयरिंग एड क्या होता है कि अगर बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आम लोगों के लिए कहें कि जैसे चश्मा लगाते हैं, नज़र कमज़ोर होती है, तो समझ लें कि कान कमज़ोर है तो बिल्कुल कानों का चश्मा है ये। वो आता है आजकल लगाने को, जिस तरह कान में लगा लेते, जिस तरह से आजकल के जितने गैजेट्स आ रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का है। इवन ऐसे इतना छोटा भी हेयरिंग एड आता है कि जो कानों के अंदर लग सकता है, जो कि बाहर से नज़र भी नहीं आता कि ये हेयरिंग एड लगाया हुआ है। तो वो हेयरिंग एड, और आजकल माशाल्लाह जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, तो अब आप देख लें कि कोई भी टेक्नोलॉजी में आप आज कुछ होता है तो महीने बाद उसके एक एडवांस वर्जन आ चुका होता है। जैसे पहले बड़े साइज के हेडफोन्स आते थे, वो छोटे छोटे बिल्कुल चले गए। तो हेयरिंग एड की टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इतने अच्छे माशाल्लाह हेयरिंग एड्स अवेलेबल हैं, और जिनमें साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, तो वो उसको बच्चे को फिट किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है। फिर दूसरा जो कैटेगरी है कि जो बच्चा टोटली डेफ है और दोनों कान से डेफ है, अब इस पे कोई हेयरिंग एड, और ऐसे बच्चों में भी अगर थोड़ी सी हेयरिंग का सस्पिशन होता है कि नहीं ये हो सकता है ये थोड़ा सुन रहा है, तो कुछ अरसे इसको हेयरिंग एड लगा के उसको देखा भी जा सकता है कि आया वो वाकई कुछ सुनता है या नहीं। और अगर कोई नहीं है तो फिर उसमें नेक्स्ट स्टेप जो है आजकल है कॉकलियर इम्प्लांट का। कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो समझने थोड़ा सा मुश्किल ऑप्शन है। मुश्किल ऑप्शन इसलिए कि एक तो महंगा है, इसलिए कि जो कॉकलियर इम्प्लांट इटसेल्फ उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत महंगा है, और दूसरा ये कि ये लगाने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान में होते हैं हो रहा है, ऑपरेशंस? बिल्कुल हो रहा है, बहुत सारे सेंटर्स में हो रहा है और बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा इसमें रेंज बताएंगे, आपकी क्या कॉस्ट आती है पेरेंट्स को जो सुन रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर मतलब एक माइंडसेट है इंसान का। कॉस्ट की तो बात वही होगी कि जिस तरह से यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस रोजाना की बुनियाद पे चेंज हो रहे हैं, एक एस्टिमेटेड के मतलब कितना खर्चा आ सकता है डेफिनेटली इस चीज़ ये में? एक महंगा है, और ये टोटल प्रोसेस 25 लाख से 30 लाख के दरमियान तक हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा अगर सेंटर है तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा भी इससे हो सकता है। मतलब ये रेंज आपके पास होनी है, चाहिए, थोड़ा सा महंगा है ये, डेफिनेटली महंगा है ये। और लेकिन जाहिर है कि ये जो असल में जो इसकी कॉस्ट है वो इसकी इम्प्लांट की कॉस्ट है, ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, बिल्कुल ये लाइफ लॉन्ग होता है, इसलिए कि ये जो आला होता है इसके समझ लें ये समझाएं कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक इनर कंपोनेंट कहलाता है और एक आउटर कंपोनेंट कहलाता है। इनर कंपोनेंट ऑपरेशन के ज़रिए कान के अंदर लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है। लेकिन जो कान का हमारा जो कॉकलिया है जो कि काम नहीं कर रहा, तो ये कॉकलिया को रिप्लेस करता है ये। और ये डायरेक्टली जो है वो कॉकलिया की जगह साउंड वेव्स को लेकर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके डायरेक्टली नर्व को स्टिमुलेट करता है, जो कि फिर दिमाग तक वो सेंसेशन जाती हैं और बच्चा सुनता है। तो ज़ाहिर है जो अंदर वाला पोर्शन है, जो इनर पोर्शन है, ये तो परमानेंट होता है। बाहर वाला पोर्शन जो है वो चेंज हो सकता है बाद में, अगर कोई ख़राबी हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये चेंज इसकी लाइफ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बेहतरीन उम्र है कि जिसके अंदर इलाज अगर स्टार्ट हो जाए, या ये अगर चाहे हेयरिंग एड हो या अगर कॉक्लियर इम्प्लांट है, अगर ये हो जाए तो वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल, डेवलप हो ये सकता जो है। मैंने अभी आपको रूल हाँ, बताया हाँ, 136 वाला, ये समझ ले कि रूल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा ट्रीटमेंट हो जाती है 6 महीने से पहले तो दिस इज़ द आइडियल ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ठीक है डिले हो गया, माँ बाप को भी पता नहीं चला, हाँ। डायग्नोसिस में डिले हुआ, फिर और सर्जरी में डिले हुआ, ख़ासतौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला तो यहाँ पे कॉस्ट का है। बिल्कुल। तो जाहिर है इतने पैसे अरेंज करना। अच्छा, ये इम्प्लांट पाकिस्तान में अवेलेबल होते हैं या बाहर से मंगवाए जाते हैं? नहीं, ये तो बाहर से। टाइम लगता है इसको भी अरेंज होने में भी? तो हो जाते हैं, अरेंज होने का मसला नहीं होता है। वो तो अरेंज तो हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर ये टेक्नोलॉजी तो बाहर से ही आती है। वो एज इट इज़ इम्प्लांट आता है, वो के वही यूज़ होता है। तो लेकिन अगर 6 महीने पे आइडियल टाइम ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइम लॉस हो गया। अब जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल आप करेंगे तो उस बच्चे की बाकी चीज़ें डेवलपमेंट उतनी ही नॉर्मल होगी। स्पीच डेवलपमेंट नॉर्मल होगी, उसकी स्कूलिंग है, उसके दूसरे प्रॉब्लम है, उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कोई डेवलप नहीं हो पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो हेयरिंग एड्स या जो कॉक्लियर इम्प्लांट जिन बच्चों को ये थेरेपीज या ये ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, तो क्या उन्हें कोई अदर थेरेपीज भी लेनी पड़ती हैं बोलना सीखने के लिए या? बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक बड़ा, इस पर भी थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जी अक्सर लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी कॉक्लियर इम्प्लांट लगा लिया या हेयरिंग एड लगा लिया तो अब दूसरे दिन बच्चा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और वो बोलना शुरू हो जाएगा और हमारी बातों का जवाब देना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये अगर बच्चे का अगर पैदाइशी नुक्स है तो बच्चे की तो अभी उसने तो वो चीज़ें सुनी ही नहीं है अभी। अगर तो वो लफ्ज़ को कैसे पहचानेगा, वो कैसे बोलेगा? उसकी तो अभी ना स्पीच डेवलप हुई है ना बोलना डेवलप हुआ है। एक तरह से न्यू बॉर्न ही वो तो बिल्कुल समझ ले कि अब आज वो बच्चा पैदा हुआ है जिस दिन उसकी सर्जरी हुई है, तो ठीक है। तो अब उसको बोलना सिखाना पड़ेगा। ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन ये प्रोसेस होता है और ये अच्छा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है। ये अगेन डिपेंड करता है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, कितना जल्दी वो पिक कर रहा है। बास केसेस में इवन 2-2 साल तक जो है वो इसकी ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उसमें जाहिर है कि ये जो अल्लाह का दिया हुआ कान और एक आर्टिफिशियल कान, दोनों को आप मैच नहीं कर सकते। फ़र्क तो बहुत है, लेकिन जाहिर है अगर वो एक चीज़ नहीं है तो अब किसी का हाथ कट गया तो आर्टिफिशियल हाथ लगाया भी लें, पाँव कट गया तो आर्टिफिशियल पाँव, तो वो पाँव या हाथ उसका ओरिजिनल हाथ या ओरिजिनल जो हाथ काम कर रहा है उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। तो जाहिर डेफिनेटली कॉक्लियर इम्प्लांट उसका रिप्लेसमेंट नेचुरल एयर का तो हो ही नहीं सकता। तो उसको फिर बच्चे को ऑडिटरी रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, थेरेपीज की जरूरत होती है। बिल्कुल पड़ती है। बहुत टाइम तक उसको कराना पड़ता है, उसको बोलना सिखाना पड़ता है, बोलना सीखता है तब जाके वो ये इस सब में पेशेंस की माँ बाप को बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि यार हमने इतना किया है तो फौरन से रिजल्ट नहीं आएंगे, फौरन रिजल्ट नहीं आ सकता। टाइम और सिर्फ माँ बाप को नहीं, जो सराउंडिंग में लोग हैं वो भी उसमें उनकी मदद करें, फैसिलिटेट करें, ना कि उल्टी सीधी ताने तिश्ने दें। बिल्कुल इस तरह। जाहिर है ऐसे बच्चों को ये ऐसे बच्चे जाहिर है कि अगर अनफॉर्चुनेट हैं तो इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ कुछ थोड़ा सा लोगों को मजाक बनाने का रिवाज थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि फॉर्चुनेटली कम होता जा रहा है। जैसे बिल्कुल पहले पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा होता था, अब वो लोग कुछ समझने लगे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और ये बात को काफ़ी समझने लगे कि भाई ठीक है इसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वो उसके साथ एक नुक्स है तो उसके साथ उसको ज़्यादा कैसे मजीद बेहतर अहमियत देनी है, उसको उसकी मदद करनी है, किस तरह से नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल लाइफ, ताकि नॉर्मल बच्चे एक नॉर्मल आदमी की तरह एक नॉर्मल लाइफ गुजार सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ऐसे बच्चे का इलाज ना हो, पेरेंट्स ने इग्नोर किया
या फाइनेंशियल हालात नहीं थे, तो उसमें जैसे हमने कहा कि भाई साइकोलॉजिकल भी उसके अंदर मसाइल आएंगे, बोल भी नहीं सकेगा या इस तरह, इसके अलावा और क्या वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? क्या ये दूसरे सेंसेस पे भी बॉडी के अफेक्ट करेगा या बाकी चीज़ें भी affect बिल्कुल, हो सकती जैसे हैं? मैं बताया ना कि ये तो समझ ले एक चीज़ दूसरों को अफेक्ट करती है। जब वो सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, जब जब बोलेगा नहीं तो सोशल इंटरेक्शन उसकी होगा। ख़त्म हो जाएगी। वो लोगों से कैसे, इंसान तो एक सोशल एनिमल है ना, तो असल चीज़ तो जब तक इंसान दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, दूसरे लोगों से मिलेगा नहीं, अपने दोस्त नहीं बनाएगा, स्कूल के अंदर अगर उसकी स्कूलिंग है तो वो नॉर्मल स्कूलिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो बच्चे की ज़ाहिर है जब स्कूलिंग नॉर्मल होगी तो ओवरऑल उसका कैरियर कितना अफेक्टेड होगा, और एक से दूसरा और फिर इन सब का असर उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे जो पड़ेगा, वो इवन एक्सट्रीम केसेस के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी बाज़ लोगों में आती है कि जी मुझे तो जीना ही नहीं है, ऐसी ज़िंदगी से क्या, तो मर जाना बेहतर है। तो ये तो चीज़ें तो मतलब कि सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकेगा ना। बिल्कुल, इसलिए कि जब सुनेगा ही नहीं तो वो बोलना उसका सीख ही नहीं सकता बोलना, वो चीज़ ही नहीं जाएगी। अच्छा, क्या इससे, इस बहरेपन से बचाओ कोई प्रिवेंटिव मेजर्स के मदर पहले से करें? जैसे प्रेगनेंसी में हमने कहा कि मेडिसिन के लिए प्रिस्क्राइब कराएं, रेडियोलॉजी के लिए जा रही हैं, अगर कोई एक्सरे करा रही हैं या कोई रेडिएशन वाला काम कर रही हैं तो भी बताएं। इसके अलावा कोई प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए जा सके? बिल्कुल, बहुत सारे मेजर्स हैं जिसके अब आप एक एक कॉज पे आ जाएं तो हर कॉज के जितने भी इसकी वजूहत हैं उस हर वजूह को आपने अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। जैसे बताया 50% जो पैदाइशी हैं कॉन्जेनिटल है, तो कॉन्जेनिटल में ख़ास तौर पे अगर ये देखें कि माँ को या वालिद को अगर कुछ बहरापन है तो फिर इसमें चांस है बच्चों को होने के, या माँ की फैमिली में किसी को है और वालिद की फैमिली में भी अगर बहरापन चल रहा है, बहुत सारे लोगों को उसकी फैमिली में, ऑल्दो के माँ और बाप दोनों नॉर्मल है लेकिन उनकी फैमिलीज़ में ये चल रहा है, तो फिर उसमें ज़ाहिर है बच्चों को, तो ये अगर शादी से पहले पता हो तो वो कोशिश की जा सकती है कि भाई वो ऐसे ख़ानदान में शादी ना की जाए। अच्छा। ताकि बच्चों के अंदर वो चीज़ को, इस बच्चों को ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि भाई हमारी भी फैमिली में ये बीमारी चल रही है और इस फैमिली में भी ये बीमारी चल रही है, तो ये दोनों अगर शादी हो गई तो बच्चों में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो शादी अवॉइड कर सकते हैं। जो कज़न मैरिजेज़ होती हैं ख़ास तौर पे उसके अंदर चांसेस ये ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि जो कज़न्स हैं वो चूँकि एक ही फैमिली से रिलेटेड हैं, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है सिमिलर है, तो उनमें जो है वो चांसेस ये ज़्यादा होते हैं। तो एज़ मच एज़ पॉसिबल अगर कोई फैमिली में है तो कज़न मैरिजेस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर रेडिएशन का एक्सपोजर है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैं बताया कि ये जो वैक्सीनेशन है, माँ की वैक्सीनेशन, रुबेला है, मम्स है, मीज़ल्स की वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर ये वैसे तो डिज़ीज़ इटसेल्फ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, माँ को तो कुछ भी नहीं होता लेकिन बच्चों में इसके असर बड़े दूररस होते हैं, तो माँ को वैक्सीनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ जो है अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है डॉक्टर के पास जाती हैं तो ज़रूर बताएं कि जी हमें प्रेगनेंसी है, कौन सा मंथ है, ताकि वो दवाएं अवॉइड की जा सकें, रेडिएशन का एक्सपोजर अवॉइड किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। आखिर में आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे, क्या पेरेंट्स को हमारे मैसेज देंगे जो देख रहे हैं हमें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर सारे माँ बाप को कहना चाहेंगे कि अपने बच्चे को, इसलिए कि ये माँ बाप ही हैं जो कि बच्चे को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट कि माँ बाप देखें कि अगर उनको बच्चे में कोई भी जो ऐसी चीज़ नोट करते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे से थोड़ी सी मुख्तलिफ है तो ज़रूर मेडिकल कंसल्टेशन फ़ौरन करें। हमारे यहाँ ये होता है ना कि नहीं अभी तो बहुत डिले करें, बच कहते हैं छोटा है बच्चा, अभी तो बोलना सीख जाएगा, ठीक है अभी तो नहीं सुन रहा है वो बोल। तो अगर ज़रा भी शक है किसी भी चीज़ में,
आइडियली तो जैसे बताया कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए, हर बच्चे की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर स्क्रीनिंग नहीं हुई तो स्क्रीनिंग करवा लें। पॉसिबल स्क्रीनिंग बहुत छोटा सा टेस्ट है, वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, वो बहुत आराम से हो सकता है। और अगर बच्चे को है तो फ़ौरन मेडिकल एडवाइस ले लें, दिखा दें, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट। दूसरा ये कि ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, 136 का जो रूल बताया उसको फॉलो करें कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम पीरियड है। टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद वही चीज़ करेंगे तो फिर उसकी इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट है वो एज सच वो नहीं मिलेंगे जो अगर उससे पहले कर लेते तो वो रिजल्ट मिलते। तो टाइम इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ये कि बच्चे को, ऐसे बच्चे को हेल्प, और सबसे ज़्यादा हेल्प में जो इम्पोर्टेंट है ना वो माँ बाप है, फैमिली है, उसके करीब करीब भाई बहन है, ठीक है। उनकी सपोर्ट और हेल्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर 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 स्टेप पे उनकी हेल्प जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कोई भी अगर हैं हमारे घर में करीब में तो उसको एक्स्ट्रा केयर देनी है ऐसे बच्चों को, तो ये दें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोई भी मर्ज छुपाने से जो है वो मर्ज बढ़ता है, फ़ायदा नहीं होता। तो अगर कोई भी अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस नोबेल कॉज में आज शामिल होने का। नाज़रीन, आज की इस गुफ्तगू से हमने जाना कि पैदाइशी समात की कमी बरवक्त तशख़ीस और इलाज से काफ़ी हद तक काबिल इंतज़ाम है। अगर वालिदैन बच्चे की आवाज़ों पर रद्द-ए-अमल, बोलने में ताख़ीर या दीगर अलामात को संजीदगी से लें और फ़ौरी तौर पर माहिर डॉक्टर से रुजू करें तो बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब से सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।